हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट कर दी थी कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, तो वैसे रिएक्शंस जब करा हम लोगों ने 10th में पढ़ते आए थे, साइंस में पहला ही चैप्टर था केमिकल इक्वेशंस का। हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस देखे थे, रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी सीखा था कि भाई रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। वो सारी बातें हम लोग 10th में सीख चुके हैं। ठीक है, बात आती है अब 11th की। अब 11th में मैंने क्या बताया था कि भाई इतना तो हमें 10th में सीख ही लिया था, अब 11th में हमें क्या सीखना पड़ेगा। हमें क्या दे देगा भाई, जो रिएक्टेंट है उसका अमाउंट दे देगा और पूछेगा भाई प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कितना बनेगा। प्रोडक्ट जो बनेगा वो कितना बनेगा वो हमसे पूछ लेगा। रिएक्टेंट की अमाउंट दे देगा, प्रोडक्ट की अमाउंट पूछ लेगा, या प्रोडक्ट की अमाउंट दे देगा तो रिएक्टेंट की अमाउंट पूछ लेगा। ये सारी बातें वो करेगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में वापस से ना बेटा, वापस से तुम्हें थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं जैसे तुम्हें याद रहे। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, रिएक्शंस। एक रिएक्शन लिखी थी ए प्लस बी सी सी प्लस डी डी। ये जो ए बी सी डी है वो क्या है, ए और बी तो रिएक्टेंट है और सी और डी क्या है, ए और बी जो है वो रिएक्टेंट है और सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी को क्या बोला जाता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मोल्स रिप्रेजेंट करते हैं। जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी मैंने बता दिया था। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं एक एग्जांपल दे रहा था बस। एक रिएक्शन लिखी थी मैंने, ए प्लस टू बी से बन रहा है 3C प्लस 5D। इसका मतलब क्या है कि एक मोल ए जो है वो बी के 2 मोल से रिएक्ट करेगा, सी के 3 मोल बनेंगे और डी के 5 मोल बनेंगे। ए का 1 मोल बी के 2 मोल से रिएक्ट करके, मतलब ए का 1 मोल अगर तुम्हें रिएक्ट कराना है पूरा का पूरा, तो बी के 2 मोल लेने पड़ेंगे और सी के 3 मोल बनेंगे और डी के कितने मोल बनेंगे, 5 मोल बनेंगे। ये सब हम लोगों ने करा था। ठीक है, मोल से प्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट से, ना कि मोल से प्रेजेंट करेंगे, ना कि क्या, मास। ये नहीं बोलेंगे हम लोग कि ए का 1 ग्राम बी के 2 ग्राम से रिएक्ट करके सी के 3 ग्राम और डी के 5 ग्राम बनेगा। ये बिल्कुल गलत है। होगा क्या, ए का 1 मोल बी के 2 मोल से रिएक्ट करके सी के 3 मोल और डी के 5 मोल बनाएगा। ठीक, फिर मैंने क्या कराया था, फिर मैंने रिएक्शंस के टाइप अलग अलग टाइप करा दिए थे। पहला टाइप क्या था, टाइप 1 था रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ओनली वन रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शन जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही रिएक्टेंट हो। ऐसी रिएक्शन जिनमें एक ही रिएक्टेंट अगर आए, तो अगर एक ही रिएक्टेंट होगा तो क्या होगा, ऐसी रिएक्शन जिनमें केवल और केवल, ऐसी रिएक्शन जिनमें केवल और केवल एक ही रिएक्टेंट आता हो, जिनमें केवल एक ही रिएक्टेंट आता हो, तो एक रिएक्शन लिख दी थी। और मैंने इसमें बहुत अलग अलग तरह के टाइप के क्वेश्चंस करा दिए थे। ए के 2 मोल से बी के 4 मोल बनेंगे और ए के 2 मोल से सी के 5 मोल बनेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ए का 2 मोल लोगे तो बी के 4 मोल बनेंगे और सी के 5 मोल बनेंगे। इसके अकॉर्डिंग मैंने अलग अलग सवाल करा दिए थे तुमको, और ये भी बता दिया था सबसे पहला काम, प्रोसेस पूरी रहती क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद उसको बैलेंस करते हैं, उसके बाद अगर मास वास गिवन हो तो उसे किस में बदलते हैं, मोल्स में बदलते हैं। सबसे पहला काम मोल्स में बदलना होता ही है। और क्यों बदलना होता है बेटा मोल्स में, मोल्स में हम लोग इसलिए बदलते हैं क्योंकि, मोल्स में क्यों बदलेंगे, क्योंकि क्या होगा, मोल्स में हम लोग इसलिए बदलेंगे क्योंकि क्या, जो कॉफिशिएंट से रिलेट किए जाते हैं वो क्या रिलेट किए जाते हैं, मोल्स रिलेट किए जाते हैं। ठीक है, अब मैं जो टाइप 2 पढ़ा रहा हूं, जो आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा, वो है टाइप 2 रिएक्शंस। टाइप 2 में क्या है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ओनली, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मोर देन वन रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शन जिनमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट आता हो। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट आएगा, उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें देखना है। ठीक है बेटा, एक ही रिएक्टेंट होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब दो एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक बात लिखी है यहां पर, फॉर द रिएक्शंस हैविंग मोर देन वन रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड अंटिल एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड। फॉर द रिएक्शंस हैविंग मोर देन वन रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड अंटिल एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड एंड दैट रिएक्टेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने उसे LR। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह बेटा, एक रिएक्शन लेके चलता हूं मैं, एक रिएक्शन लिख दी मैंने, A प्लस 2B से बन रहा है 4C प्लस D। A और 2B मिलके क्या बना रहे हैं, 4C बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, D बना रहे हैं। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए बात करें तो रिएक्टेंट कितने हैं इसमें बेटा, इस रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें रिएक्टेंट कितने हैं, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट, रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन कौन है, A है और B है।
ए और बी जो है, ये जो रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट कौन है? ए है और बी है। ठीक है, अब दो रिएक्टेंट अगर होंगे तो दिक्कत क्या आएगी बेटा? वो सबसे पहली बात है, सब दिक्कत ये आने वाली है बेटा। जैसे जब एक ही रिएक्टेंट होता था तो हम क्या करते थे, जैसे मान लिया सिर्फ और सिर्फ ये जो रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट ए ही होता तो मैं डायरेक्टली सी और डी बता देता कि भाई ए के 1 मोल से सी के 4 मोल बनेंगे, ए के 1 मोल से डी का 1 मोल बनेगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली ए से रिलेट कर देता। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आने वाली है, इसमें दिक्कत, दो रिएक्टेंट में दिक्कत ये आने वाली है, मैं भाई रिएक्टेंट तो ए ही थोड़ी अकेला, इसमें तो रिएक्टेंट कौन है? बी भी है। तो अगर रिएक्टेंट बी भी है तो ए से ही क्यों रिलेट कर रहे हो तुम बी से रिलेट क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्यों नहीं बोल रहे हो कि बी के 2 मोल से सी के 4 मोल बनेंगे, या बी के 2 मोल से डी का 1 मोल बनेगा? ए से ही क्यों बात कर रहे हो, या बी से ही अकेले क्यों बात कर रहे हो? तो किस रिएक्टेंट से रिलेट करोगे वो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे ध्यान देंगे? देखो प्रॉब्लम समझ में आई? एक ही रिएक्टेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। एक ही रिएक्टेंट अगर होता, मान लिया इस रिएक्शन में सिर्फ ए ही होता, मान लिया सिर्फ इस रिएक्टेंट में मान लिया क्या होता, सिर्फ ए ही होता है ना, तो एक मोल से कितना होता है? 4 मोल, 1 मोल से कितना बनेगा? 1 मोल, रिलेट हो जाता। मान लिया सिर्फ बी होता तो 2 मोल से 4 मोल, 2 मोल से ये 1 मोल, रिलेट हो जाता। लेकिन यहाँ दिक्कत है, दो रिएक्टेंट है। ठीक है, तो होगा क्या बेटा, ये सीख लेते हैं हम लोग। होता क्या है बेटा, मान लिया तुमने ए कुछ लिया और बी कुछ लिया, ए का कुछ अमाउंट लिया है तुम लोगों ने और बी का कुछ अमाउंट लिया है। तो दिक्कत क्या आएगी बेटा, जब ए का कुछ अमाउंट लोगे, बी का कुछ अमाउंट लोगे, तो होगा क्या, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी ए और बी आपस में क्या करते जाएंगे? रिएक्ट करते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आ सकता है जिस टाइम पर ए या बी में से, दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट क्या हो जाए? खत्म हो जाए। ए और बी में से कोई भी एक रिएक्टेंट जो है वो क्या हो जाए? अगर खत्म हो जाए। अब दोनों रिएक्टेंट में से अगर एक भी रिएक्टेंट अगर खत्म हो गया तो क्या रिएक्शन आगे बढ़ पाएगी? मान लिया ए खत्म हो गया, तो अगर ए खत्म हो जाएगा तो क्या सी और डी और बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या बी अगर पहले खत्म हो जाए तो क्या रिएक्शन आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए, या बोले सी और डी के बनने के लिए, ए का और बी का दोनों का मौजूद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ए और बी दोनों ही मिलके क्या बना रहे हैं? सी और डी मिलके बना रहे हैं। तो इनमें से अगर एक भी नहीं रहेगा, इन दोनों में से अगर एक भी नहीं रहेगा तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब तुम कहोगे यार इनमें से क्यों नहीं रहेगा एक भी? बेटा हो सकता है ना कि एक का अमाउंट तुमने कम ले लिया हो, एक तो बहुत ज्यादा ले लिया, दूसरा का अमाउंट क्या ले लिया? बहुत ही कम ले लिया। और जिसका अमाउंट बहुत ही कम ले लिया होगा वो तो खत्म हो ही जाने वाला है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन में एक अगर ऐसा रिएक्टेंट है जो रिएक्शन में क्या हो जाए? पहले ही खत्म हो जाए, तो उसके बाद रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब सी और डी कब तक बनेंगे? वो तब तक ही बनेंगे जब तक इनमें से एक रिएक्टेंट क्या नहीं हो जाता? खत्म नहीं हो जाता। जैसे ही इनमें से एक रिएक्टेंट खत्म होगा, सी और डी का बनना बंद हो जाएगा। सी और डी का बनना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्लियर है? जैसे ही इन दोनों में से एक रिएक्टेंट खत्म होगा, सी और डी का बनना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब सी और डी का बनना अगर खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब सी और डी कब तक बनेंगे? जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। मतलब सी और डी किसके अकॉर्डिंग बनेंगे? जो बचा रह जाएगा उसके अकॉर्डिंग बनेंगे, या जो खत्म हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग बनेंगे? जो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही वो खत्म होगा रिएक्शन बंद हो जाएगी। जैसे ही इन दोनों में से एक खत्म होगा रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? खत्म हो जाएगी। जैसे ही ए, और मैं वापस समझा रहा हूं बेटा, है ना, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, बहुत क्लियर होनी चाहिए माइंड में, है ना, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं हुई तो फिर क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इन दोनों रिएक्टेंट में से अगर एक रिएक्टेंट भी खत्म हुआ, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, सी और डी और ज्यादा नहीं बनेंगे। तो सी और डी तब तक बनेंगे जब तक इनमें से कोई खत्म नहीं हो जाता। तो जो जैसे ही खत्म होगा, मान लिया ए खत्म हो गया पहले, तो ए अगर खत्म हो गया तो सी और डी तब तक ही बनेंगे जब तक ए खत्म हो गया होगा। तो इसका मतलब ए की जितनी अमाउंट होगी उसके अकॉर्डिंग सी और डी बने होंगे। बी की अकॉर्डिंग क्यों नहीं बने होंगे? क्योंकि बी तो बेटा और बचा रह जाएगा। वो जो बचा रह जाएगा, मान लिया बी के मोल 1000 मोल है और काम में आए सिर्फ 4, तो उन 1000 का फायदा क्या है? बी के 1000 मोल है और काम में सिर्फ कितने आए? ए इतना ही है कि बी के 4 मोल काम में आए। तो रिएक्शन जो होगी वो बी के 4 मोल के साथ ही तो होगी। वो जो 996 मोल, जो 1000 मोल में से 4 मोल रिएक्ट करके 996 मोल बचे होंगे, वो तो वो किसी काम के ही नहीं रहे, वो प्रोडक्ट बना ही नहीं पाए। लेकिन ए के जितने मोल रहे होंगे, मान लिया ए अगर खत्म हो गया पहले, ए के मान लिया 10 मोल रहे थे तुम्हारे पास, ए के अगर 10 मोल है और वो पहले खत्म हो रहा है, तो जो सी और डी बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? ए के अकॉर्डिंग बनेगा।
तो बात इतनी सी है कि जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म होता है प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। और उस रिएक्टेंट को जो रिएक्शन में पहले खत्म होता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। दोबारा बोल रहा हूं, तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, फॉर द रिएक्शंस हैविंग मोर देन वन रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड अंटिल एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड। तो रिएक्शंस जिनमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट होता है उनमें प्रोडक्ट तब तक बनता है जब तक एक रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं हो जाता। तो जिन रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट होता है उनमें प्रोडक्ट तब तक बनता है जब तक उनमें से एक रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं हो जाता, क्योंकि जैसे ही वो कंज्यूम होगा प्रोडक्ट का बनना खत्म बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट अब उससे ज्यादा नहीं बन सकता, ठीक है। और ऐसे रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। शॉर्ट फॉर्म में मैं एलआर बोला करूंगा, और बार बार मैं हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट ना बोल के मैं क्या बोला करूंगा, मेरे पूरे लेक्चर में मैं इसे एलआर बोला करूंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट जो बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। हाँ, मैंने पहले बता दिया कि जैसे प्रोडक्ट जो बनाएंगे हम लोग वो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे ही वो खत्म हुआ रिएक्शन आगे नहीं होगी, तो प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग बनेगा जो खत्म हो जाएगा पहले। ये बात याद रख लेना, प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनता है, जो रिएक्शन में पहले खत्म होता है, क्योंकि जैसे ही वो खत्म होगा रिएक्शन आगे नहीं बनेगी, प्रोडक्ट और नहीं बनेगा। तो प्रोडक्ट बनता है एलआर के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर बेटा हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, अब एक रिएक्शन में 5 रिएक्टेंट है और तुमने ये याद कर लिया भाई एक रिएक्शन में 5 रिएक्टेंट है, और तुमने याद रखा है कि इन रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, और पांचों के पांचों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन इनमें से एक भी खत्म हुआ तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, तो इनमें पांचों में से छांटना पड़ेगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाना कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो रिएक्शन में पहले खत्म होगा। तो वो कैसे पता लगाएंगे बेटा, तो उसको पता लगाने के लिए मैंने अगला पॉइंट लिखा है, रिएक्टेंट हुज मोल्स एंड कोफिशिएंट रेशियो इज मिनिमम विल बी एलआर। मतलब मान ली तुम्हारे पास 10 रिएक्टेंट दे रखे हैं और 10 के 10 रिएक्टेंट के मोल्स दे रखे हैं, तो उनके मोल्स का उनके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दिया करो। तुम एक रेशियो निकाल लिया करो हर किसी रिएक्टेंट के मोल और कॉफिशिएंट का, और ये रेशियो जिसका भी कम आएगा, सबसे कम आएगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। रिएक्टेंट हुज मोल्स एंड कॉफिशिएंट रेशियो इज मिनिमम विल बी एलआर। मान लिया जितने भी रिएक्टेंट तुम्हारे पास हैं उन रिएक्टेंट का क्या करा करो, तुम हर रिएक्टेंट के मोल्स और उनके कॉफिशिएंट का क्या निकाल लिया करो बेटा, रेशियो निकाल लिया करो, और ये रेशियो जिसका भी कम आता है वही एलआर होता है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू इसी बात को, ये जो सारी बातें मैंने की हैं अब तक, उनको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। मैंने एक रिएक्शन लिख दी बेटा, A प्लस 2B से बन रहा है 4C प्लस D। कितने रिएक्टेंट है बेटा, 2 हैं, एक A है और एक B है। प्रोडक्ट कितने ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्टेंट एक से ज्यादा होने चाहिए, मैं टाइप 2 में वही पढ़ा रहा हूं। तो इसमें कितने रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है। A के मोल दे रखे बेटा 10, B के मोल दे रखे 60। अब मैं क्या करूंगा, मेरे से पूछा भाई C कितने मोल बनेगा और D कितने मोल बनेगा। C कितने मोल बन रहा है और D कितने मोल बन रहा है, ये मेरे को बताना है, ठीक है। A के कितने मोल ले रखे हैं 10, B के कितने ले रखे हैं 60। तो सबसे पहला दिमाग में आएगी चीज कि भाई मैं C को क्या A से रिलेट करूं या B से रिलेट करूं। मतलब प्रोडक्ट जो है C और D, उनको मैं A से रिलेट करना है मुझको या B से रिलेट करना है मुझको, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या छांटना पड़ेगा, क्या चूज करना पड़ेगा, क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा कि A और B में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्योंकि वो पता लगा लिया, अगर वो पता लग जाएगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि C और D किसके अकॉर्डिंग बनाने हैं, ठीक है। उसको पता लगाने के लिए उसे बोलते क्या, जो पहले खत्म होता है लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट यानी एलआर पता लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके कितने मोल दे रखे बेटा 10, और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 10/1 मोल्स अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं। तो मोल्स 10 है, कोफिशिएंट 1 है, तो 10/1 10 हो गया। मोल्स कितने 60, कोफिशिएंट कितने 2, तो 60/2 30। हाँ ध्यान रखना, ये मत सोच लेना, कोई ऐसा ना सोचे कि मोल जिसके कम है वो खत्म हो जाएगा पहले, ऐसा बिल्कुल मत करना कि भाई इसके 10 मोल दे रखे हैं, इसके 60 दे रखे हैं तो बहुत कम दे रखा है। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हो सकता है ना कि वहां पे 1 है और यहाँ 10 लगाओ कोफिशिएंट, तो इसके 10 मोल के लिए 100 मोल चाहिए होता है। ये समझ में आता है, मोल्स को देख के नहीं बताते हैं एलआर कौन है, किसको देख के बताते हैं, मोल्स और कोफिशिएंट के रेशियो को देख के बताते हैं। इसके मोल 10 है, कोफिशिएंट 1 है, 10/1 10, मोल्स कितने 60, कोफिशिएंट है 2, 60/2 30। तो रेशियो किसका कम आया, A का या B का, A का, तो A ही अपना क्या होगा बेटा, LR होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। सो A विल बी
LR। ए क्या होगा बेटा, मैं सारी चीजें लिख दी हैं इस क्वेश्चन में, मैं हर सवाल में नहीं लिखा करूंगा लेकिन लिख दिया क्योंकि पहला सवाल कर रहे हैं हम लोग। ए क्या होगा अपना, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो ए अगर लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो सी और डी किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, ए के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। कैसे बनेंगे, अब बहुत आसान है बेटा। सो सी एंड डी विल बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू ए। ए का कोएफिशिएंट कितना है बेटा, पहले सी की बात कर लेते हैं। ए का कोएफिशिएंट कितना है, 1। सी का कितना है, 4। मतलब इसके 1 मोल से सी के कितने मोल बनेंगे, 4 मोल बनेंगे। ए के 1 मोल से सी के 4 मोल बनेंगे। तो 1 मोल से बनेगा 4 मोल। और मोल कितने बेटा, बेटा इनको मत सोचा करो अब, ये और ये सिर्फ किसके लिए निकाले थे तुमने, ये और सिर्फ LR का पता लगाने के लिए निकाले थे, ठीक है। LR का पता लगाया, उसके बाद इनको भूल जाना कि ये क्या लिखा है, 10 और 30। ए के कितने मोल हैं, 10 हैं। 1 मोल से कितना बनता है, 4 मोल। तो 10 मोल से कितना बनेगा, 40 मोल। वही लिखा है मैंने। 1 मोल ए से बनता है 4 मोल सी। 1 मोल ए से बनता है 4 मोल सी। तो 10 मोल से कितना बनेगा, 40 मोल सी। तो सी के मोल पता लग गए। अब आएंगे डी के मोल पे। रिलेट किससे करेंगे, ए से या बी से, ए से, क्योंकि ये LR है। 1 मोल से कितना बनता है, 1 मोल। 1 से बनता है 1 मोल, कितने हैं, 10। तो 10 से बनेगा 10। 1 से 1 मोल ए से कितना बन रहा है, यहां गलत लिख दिया हम लोगों ने। 1 मोल ए से कितना डी बन रहा है, 1 ही बन रहा है। 1 मोल ए से 1 मोल डी बन रहा है। तो 10 मोल ए से कितना बनेगा, 10 मोल डी बनेगा। तो डी के मोल्स भी आ गए। तो ए का 1 मोल सी के 4 मोल देगा तो 10 मोल 40 मोल देगा। ए का 1 मोल डी का 1 मोल देगा तो 10 मोल 10 मोल देंगे। समझ में क्लियर है, ठीक। अब ये बताओ, ए अब बचेगा या खत्म हो गया। अब तुमसे पूछेगा भाई रिएक्टेंट कोई बचा है तो बताओ कितना बचा है, प्रोडक्ट जो बनाए वो कितना बना है। अब बताओ क्या ए बचा होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए तो कौन है, LR है। LR तो खत्म हो जाता है। क्या बी बचा होगा, हाँ बिल्कुल बचा होगा। तो अगला सवाल होगा हमारे पास कि बी कितना बचा होगा, बी कितना बचा होगा। तो ए का कोएफिशिएंट कितना है, 1। बी का कोएफिशिएंट कितना है, 2। मतलब इसका 1 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा, 2 मोल से। इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा। तो इसके 10 मोल किससे रिएक्ट करेंगे, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो इसके 10 मोल कितने से करेंगे, 20 मोल से। तो इसके 10 मोल इसके 20 मोल से रिएक्ट करेंगे। और इसके मोल है कितने बेटा, 60। रिएक्ट सिर्फ कितने करे होंगे, 20। तो बचेंगे कितने, 40। वापस बता रहा हूं, ए का 1 मोल बी के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो ए के 10 मोल बी के कितने मोल से रिएक्ट करेंगे, 20 मोल से। तो बी के 20 मोल काम में आएंगे और हमारे पास है कितने, 60। और काम में सिर्फ कितने आए, 20। तो बच कितने जाएंगे, 60 मोल थे, 20 मोल काम में आ गए, तो 40 मोल बच जाएंगे। तो बी के कितने मोल्स बच जाएंगे, 40 मोल। तो बी के 40 मोल बच जाएंगे, ठीक है। वही हम लोगों ने लिखा है, 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ बी। 1 मोल ए जो है वो बी के 2 मोल से रिएक्ट करेगा। तो 10 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो 10 मोल कितने से करेगा, 20 मोल से। 1 मोल 2 मोल से, 10 मोल 20 मोल से। मोल थे कितने, 60। तो रिमेनिंग कितने, 40 मोल। कितने मोल है, 40 मोल रिमेनिंग है, ठीक है बेटा। आगे और क्वेश्चंस करेंगे वो हम लोग इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू।